हेलो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के लिए आपके बोर्ड के पेपर्स को ध्यान में रखते हुए लेकर आया हूँ पॉलिटिकल साइंस सिविक्स का क्लास 10th के एमसीक्यूज, जिसमें हम सारे चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को देखिए, समझिए, हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करिए और उसके साथ में जो मैं बता रहा हूँ आप वो भी सुनने की कोशिश करिए। पहला क्वेश्चन हमारा है, विच कम्युनिटी वॉज रिच एंड पावरफुल इन बेल्जियम। तो आंसर पता ही होगा आपको, क्या हो जाएगा? फ्रेंच। फ्रेंच कम्युनिटी जो थी वो वहाँ बहुत रिच थी, पावरफुल थी। ऑलमोस्ट जो कंट्री के जो ऑलमोस्ट है ना, दो रीजन थे। वैलोनिया रीजन, आपको याद होगा, तो वैलोनिया जो रीजन था वहाँ ऑलमोस्ट 40% जो पीपल हैं वो कौन थे? वो फ्रेंच थे। और कैपिटल सिटी जो थी वहाँ की ब्रसल्स, वहाँ पे ऑलमोस्ट 80% पीपल फ्रेंच बोलते थे। तो ये याद रखना है कि भाई जो बेल्जियम है वहाँ फ्रेंच पीपल ज़्यादा पावरफुल और रिच थे। फिर सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स विद इन अ कंट्री इज कॉल्ड। तो क्या बोलते हैं हम उसको? सिविल वॉर बोलते हैं। तो ये याद रखना है कि सिविल वॉर क्या होता है? एक वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन अपोजिंग ग्रुप। जब एक कंट्री के अंदर के ही लोग आपस में लड़ते हैं तो वो क्या कहलाता है? सिविल वॉर कहलाता है। कहाँ पे हुआ था? श्रीलंका में हुआ था। श्रीलंका के अंदर जब सिन्हाला कम्युनिटीज़ ने अपने आप को पावरफुल बनाया था, तो वहाँ पावर शेयरिंग ना करने की वजह से जो तमिलियंस थे, श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स, उन लोगों का आपस में लड़ाई हो गया था। तो वो जो वॉर था वो क्या कहलाता है? सिविल वॉर कहलाता है। थर्ड क्वेश्चन इज, विच गवर्नमेंट इज स्ट्रॉन्ग इन अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो कौन सी गवर्नमेंट यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में स्ट्रॉन्ग हो जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाती है। तो ये याद रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिटरी, अगर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आप फॉलो कर रहे हैं, अगर आप पावर शेयरिंग नहीं कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में सारी पावर्स आ जाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग आर द थ्री लिस्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्करेंट लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट भी होती है और स्टेट लिस्ट। इसमें ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा कि भाई जो थ्री लिस्ट है, यूनियन लिस्ट आपको पता ही है, a list which contains the matters on which the central government will take all the decisions, and then the state on which only the state government will make laws, and concurrent on which both will make। कहाँ दिए हुए हैं? 7th शेड्यूल में। कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में ये लिस्ट दी हुई है? 7th शेड्यूल में। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज, दिस प्रोग्राम बिगिंस व्हेन द रिलीजन इज सीन एज द बेसिस ऑफ द नेशन। तो हम क्या बोलते हैं ऐसे सिस्टम को? वी कॉल्ड इट एज कम्युनलिज्म। क्या बोलते हैं हम? कम्युनलिज्म बोलते हैं, है ना। दिस प्रॉब्लम बिगिंस व्हेन रिलीजन इज सीन एज द बेसिस ऑफ द नेशन। तो कम्युनलिज्म, और कम्युनलिज्म का सबसे ज़्यादा अगलीस्ट फॉर्म क्या होता है? फाइनली अगर हम कम्युनलिस्ट फॉर्म फॉलो कर रहे हैं तो कंट्री में क्या हो जाता है? कंट्री में सिविल वॉर हो जाते हैं, कंट्री के अंदर फाइटिंग हो जाती हैं, लोग एक दूसरे को किल करने लगते हैं। तो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। द सेंसस ऑफ द इंडिया रिकॉर्ड्स द रिलीजन ऑफ ईच एंड एवरी इंडियन आफ्टर एवरी 10 ईयर्स। पता होगा आपको सेंसस कब होती है? आफ्टर एवरी 10 ईयर्स होती है, जिससे हमें हमारी कंट्री की ओवरऑल पॉपुलेशन के बारे में पता चलता है। लास्ट कब हुई थी? 2011 में। और अब कब होनी थी? 2021 में होनी थी, लेकिन क्योंकि कोविड था उस समय पे तो ये नहीं हो पाई है कोविड के बाद से। अब लेट्स सी व्हेन इट विल टेक प्लेस। जल्दी से जल्दी सेंसस दोबारा होगी और डिटेल सेंसस हमें रिकॉर्ड्स देखने को मिलेंगे। गिव वन वर्ड, changing party alliance from one party on which a person got elected to a legislative body टू अ डिफरेंट पार्टी। तो हम उसको क्या बोलते हैं? वी कॉल्ड इट एज डिफेक्शन। जब एक पर्सन जिस पार्टी से चुना जाता है लेकिन उस पार्टी को ज्वाइन नहीं करके किसी दूसरी पार्टी को इलेक्शन के बाद ज्वाइन कर लेता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? डिफेक्शन बोलते हैं। गवर्नमेंट ने डिफेक्शन को कर्व करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन किए हैं? एंटी डिफेक्शन लॉ लाया है। अब इंडिया में अब एक पॉलिटिकल लीडर अगर अपनी पार्टी को चेंज करता है तो उसको अपनी सीट भी जो उसने विन करी है वो छोड़नी पड़ती है। इसको हम क्या बोलते हैं? एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं। तो ये समझना है कि चेंजिंग अलायंस फ्रॉम वन पार्टी ऑन विच अ पर्सन गॉट इलेक्टेड टू अ लेजिस्लेटिव बॉडी अ डिफरेंट पार्टी, तो वो क्या कहलाएगा? डिफेक्शन कहलाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द टू पार्टी सिस्टम। तो ऑफ कोर्स पता ही है आपको, अमेरिका में क्या है? टू पार्टी सिस्टम है, जिसको हम बाई पार्टी सिस्टम भी बोलते हैं। इंडिया में क्या है? इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, जबकि चाइना के अंदर जनरली वी सी अ सिंगल पार्टी सिस्टम। तो हमें याद रखना है कि दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ऐसे कंट्रीज हैं जो क्या फॉलो करते हैं? जो टू पार्टी सिस्टम फॉलो करते हैं, जबकि इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम फॉलो होता है एंड रशिया हैज अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो हमें याद करना। चाइना में क्या है? वन पार्टी सिस्टम है। व्हाट इज द गाइडिंग फिलोसफी ऑफ द भारतीय जनता पार्टी? बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में आया है। तो पता ही है हमें, इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म
जो है वो भारतीय जनता पार्टी का मेन फिलॉसफी है। कब ये पार्टी बनी थी? 1980 में ये पार्टी बनी थी और ये आज की डेट में इंडिया की लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जो लेक्चर्स हैं और जो उन्होंने दिए थे उसमें से ये जो थ्योरी है इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म की वो ली गई है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अगर हम फाउंडर की बात करेंगे तो ऑफकोर्स श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम आपको याद रखना है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस पार्टी का फाउंडेशन रखा था और कल्चरल नेशनलिज्म और हिंदुत्व जो है वो इस पार्टी का मेन एलिमेंट है। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखना है क्या भारतीय जनता पार्टी की फिलॉसफी क्या है? इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म इसका मेन एजेंडा है, मेन फिलॉसफी है। इट इज द डिलेमा वी आर फेसिंग रिगार्डिंग द डेमोक्रेसी। तो क्या चीज़ है जो डेमोक्रेसी में एक डिलेमा के जैसे है? तो इट इज़ नॉट अंडरस्टैंडेबल बाय मैनी ऑफ द पीपल। ऐसा नहीं है, डेमोक्रेसी का आसान है, सभी लोग उसको समझ जाते हैं। इन प्रिंसिपल डेमोक्रेसी लुक्स गुड बट इन प्रैक्टिकल इट्स नॉट सो गुड। इसको हम थोड़ा सा भी होल्ड पे रख सकते हैं। इट क्रिएट्स कंफ्यूजन अमंग अस। नहीं, बिल्कुल क्लियर कट हमें विनर्स मिलते हैं डेमोक्रेसी में। इट नेवर अप्रिशिएट द एफर्ट्स राइटली। नो, हमेशा अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, अगर कोई पॉलिटिशियन कंट्री के लिए बेटर कर रहे हैं तो लोग उसको वोट देते हैं, लोग उनको जिताते हैं। तो क्या हो गया इसका आंसर? बी ऑप्शन। इन प्रिंसिपल डेमोक्रेसी लुक्स गुड बट इन प्रैक्टिकल इट्स नॉट सो गुड, है ना। क्योंकि भाई हमें लगता है कि डेमोक्रेसी लाने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, बट रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं सॉल्व होती हैं। तो क्या आंसर क्या हो गया उसका? बी ऑप्शन हो गया कि इट इज अ डिलेमा वी आर फेसिंग रिगार्डिंग द डेमोक्रेसी। तो इन प्रिंसिपल डेमोक्रेसी लुक्स गुड बट इन प्रैक्टिकल इट्स नॉट सो गुड। ये एक डिलेमा है, कंफ्यूजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन व्हाट फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड करता है? तो ग्लोबल सिनेरियो पे डिपेंड करेगा, साइज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज अडॉप्टेड बाय योर कंट्री उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन व्हाट फैक्टर्स। तो सारे ही फैक्टर्स पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री का क्या करता है? डिपेंड करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पेपर, दैट इज असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस पे। तो उनको समझने की कोशिश करेंगे। पहला तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी इन बेल्जियम वाज रिच एंड पावरफुल। तो यस, अभी अभी हमने पढ़ा था कि यस ऐसा था, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी बेल्जियम में रिच भी थी और पावरफुल भी थी। रीजन दे आर सेइंग बेल्जियम गवर्नमेंट फेवर्ड द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। ऐसा नहीं था कि भाई वो उनको फेवर करते हो, क्योंकि बेल्जियम इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ पावर शेयरिंग, जिसने पावर्स को बहुत अच्छे से डिवाइड किया था बिटवीन डच, फ्रेंच एंड देयर वाज वन मोर कम्युनिटी जर्मन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो है बेल्जियम में वाज रिच एंड पावरफुल। यस, ये ठीक है, बट बेल्जियम गवर्नमेंट फेवर्ड द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, ऐसा नहीं था। नेक्स्ट इज पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर। ऑफकोर्स यस, ऐसा है भाई, बिल्कुल। जब हम पावर शेयरिंग करते हैं तो एक स्टेबिलिटी आती है, एक बेटर पॉलिटिकल सिस्टम क्रिएट होता है। रीजन इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स मे लुक लाइक एन अट्रैक्टिव ऑप्शन। ऑफकोर्स नो, ऐसा नहीं होगा। अगर हम सिर्फ मेजोरिटी की सुन के, उनकी जो मेजोरिटी जो चाहती है अगर वो सुन के अगर हम वो चीज़ सभी के ऊपर लगा देंगे तो माइनॉरिटीज विल ऑलवेज सफर। तो अगेन रीजन क्या हो गया? गलत हो गया। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। नेक्स्ट इज डिफेंस फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी आर प्लेस्ड इन द यूनियन लिस्ट। ऑफकोर्स जहां से देखेंगे तो हमें सब ये जितने भी मैटर्स हैं, चाहे वो डिफेंस हो, फॉरेन अफेयर्स हो, बैंकिंग हो, कम्युनिकेशन हो, करेंसी हो, वो किसका पार्ट है? वो सब यूनियन लिस्ट का पार्ट है। रीजन दे आर हाईली सेंसिटिव सब्जेक्ट्स टू बी कंट्रोल्ड बाय द पॉलिटिकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। तो मतलब ऐसा कहना कि मतलब दे आर ना हाईली सेंसिटिव सब्जेक्ट्स टू बी कंट्रोल्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वो थोड़ा सा क्या है मतलब गलत सॉर्ट ऑफ साउंड कर सकता है। तो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। बट येस, बट हम ये कह सकते हैं कि दे आर सो मच इंपॉर्टेंट इनफ कि ये क्या किए जाते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू टेक केयर किए जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू टेक केयर किए जाते हैं। तो डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशंस एंड द करेंसी आर प्लेस्ड ऑन अ यूनियन लिस्ट। बिल्कुल ठीक बात है। दे आर हाईली सेंसिटिव सब्जेक्ट। कहाँ भाई डिफेंस है, सेंसिटिव है, क्योंकि अगर हर स्टेट अपना डिफेंस मैनेज करेगा तो वो
ठीक से उस पर डिसीजन नहीं ले पाएगा, कंट्री के ओवरऑल डिफेंस पर मैटर नहीं ले पाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट इज इंडिया हैज अ फेडरल सिस्टम, बिल्कुल ठीक है, इंडिया में फेडरल सिस्टम है। पावर्स रिजाइड्स ओनली सेंट्रल अथॉरिटी, ऑफकोर्स नो, बिल्कुल गलत बात है कि जब हम कह रहे हैं कि हमारे फेडरल सिस्टम है तो इसका मतलब क्या है कि पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट, या तो इक्वली या थोड़ा प्रपोर्शन में, कि भाई सेंटर पे थोड़ी ज़्यादा पावर और स्टेट्स पे थोड़ी कम पावर, जो कि इंडिया में है, जिसको हम क्वासी फेडरल सिस्टम भी बोलते हैं कि इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है वो कैसा है? क्वासी फेडरल है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। नेक्स्ट इज समटाइम्स अ कास्ट ग्रुप बिकम्स अ वोट बैंक फॉर अ पार्टी, बिल्कुल ठीक बात है कि भाई मोस्ट ऑफ द पार्टीज जो है इंडिया में खासकर वो किसके ऊपर काम करती हैं? कास्टिज्म के ऊपर काम करती हैं। रीजन सेलेक्टिंग द कैंडिडेट फ्रॉम द सेम कास्ट हेल्प्स इन इंश्योरिंग द बेटर गवर्नेंस, ऑफकोर्स नो, बिल्कुल गलत बात है ना, कि अगर हम अपनी ही कास्ट के बंदे को चुनेंगे और ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो हमारी कास्ट का है इसलिए वो बहुत बेटर काम करेगा, तो ये बिल्कुल गलत होता है। क्योंकि अगर आप सबका साथ सबका विकास लेके नहीं चलेंगे तो ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा कि आप एक अच्छी गवर्नमेंट चला पाए। तो ए इज ट्रू, अगेन आर इज फॉल्स, कि ये समझना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट इज वुमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, वुमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइज्ड themselves एंड एजिटेटेड फॉर इक्वल राइट्स, बिल्कुल ठीक बात है कि जो वुमेन्स हैं पूरे वर्ल्ड में वो क्या कर रही हैं? वो एक दूसरे को ऑर्गेनाइज कर रही है और वो कोशिश कर रही है कि उन्हें बेटर से बेटर राइट्स मिलें। वुमेन्स मूवमेंट एम्ड एट इक्वालिटी इन पर्सनल एंड द फैमिली लाइफ एज वेल, बिल्कुल ठीक बात है। तो ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, जिसको हम फेमिनिज्म भी बोलते हैं, जिसको हम है ना इक्वल राइट्स फॉर द वुमेन भी बोलते हैं, कि भाई इंडिया में भी उसके लिए बहुत काम किया जा रहा है। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अ पॉलिटिकल पार्टीज आर इंपॉर्टेंट इन द फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, बिल्कुल ठीक बात है कि भी बिना पॉलिटिकल पार्टीज के हम अच्छे से फंक्शन नहीं कर सकते डेमोक्रेसी में। द मीडिया प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, तो ऐसा नहीं है, मीडिया का एज सच कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है इन द मेकिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। यस, द मीडिया कैन जनरेट द पब्लिक ओपिनियन, बट मेकिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज में उनका कोई डायरेक्ट रोल नहीं है। तो आंसर क्या हो गया? सी इसका आंसर हो गया। आगे फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की, वन पार्टी सिस्टम इज नॉट कंसीडर्ड अ गुड ऑप्शन इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम, बिल्कुल ठीक बात है कि भाई है ना अच्छा सिस्टम नहीं माना जाता है क्योंकि ऑफर नहीं मिलते, ऑप्शंस नहीं मिलते हैं पब्लिक को। वोटर्स आर ऑफर्ड अ चॉइस एट द टाइम ऑफ वोटिंग, नहीं, वोटर्स को इसमें चॉइस नहीं मिलते। तो ये भी क्या हो गया? ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स हो गया। तो बिल्कुल सिंपल सा अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली रूल्ड बाय मेजोरिटी ओपिनियन, बिल्कुल ठीक बात है कि अगर हम डेमोक्रेसी में केवल मेजोरिटी का ओपिनियन लेंगे तो डेमोक्रेसी अच्छे से काम नहीं करेगा, हमें साथ साथ में माइनॉरिटीज को भी ध्यान में रखना होता है। द मेजोरिटी ऑलवेज नीड्स टू वर्क विद द माइनॉरिटी सो दैट द गवर्नमेंट फंक्शंस टू रिप्रेजेंट द जनरल व्यू, बिल्कुल ठीक बात है। तो ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल ठीक है। फिर देन क्वेश्चन नंबर 21, द डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड द फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल, बिल्कुल ठीक बात है क्योंकि बाकी और किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलते, लोगों को अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलता, अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिलता, अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करने का मौका नहीं मिलता। एवरी इंडिविजुअल वांट्स टू रिसीव रिस्पेक्ट फ्रॉम फेलो बीइंग्स, बिल्कुल ठीक बात है क्योंकि भाई हर कोई ये चाहता ही है कि भाई हमें एक दूसरे से क्या मिले? रिस्पेक्ट मिले। लेकिन ये बात इसलिए मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं बता रही है कि डेमोक्रेसी क्यों सुपीरियर है, वो नहीं बता रही है। एवरी इंडिविजुअल वांट टू रिसीव रिस्पेक्ट फ्रॉम द फेलो बीइंग्स, वो एक नेचुरल डिजायर है, सोशल डिजायर है। पॉलिटिकल वो डेमोक्रेसी को बेस्ट नहीं बनाती है। तो ये हमें समझना है कि इसका आंसर बी होना चाहिए। ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे बात करते हैं बेटा, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, बोर्ड के पेपर्स में आते हैं, तो आपको उनको करना है। ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, कोड दिया जाएगा, तो आपको कोड के हिसाब से उसको चूज करना होगा कि विच कोड इज द करेक्ट वन। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पहला क्वेश्चन है पावर शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेडरल भी बोल सकते हैं, हम उसको फेडरल गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, या फिर पावर शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट को हम लोग सेपरेशन ऑफ पावर्स भी बोल सकते हैं। तो दिस इज द सेपरेशन ऑफ पावर्स, बेसिकली द पावर शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट क्या कहलाएगा? सेपरेशन ऑफ पावर्स। पावर शेयर्ड अमंग द डिफरेंट अमंग द गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स, सो दिस विल बी कॉल्ड एज
फेडरल गवर्नमेंट, पावर शेयर बाय द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को जब पावर शेयर होगी तो वो कम्युनिटी गवर्नमेंट कहलाएगा, एंड द पावर शेयर्ड बाय द 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज तो वो कोलिजन गवर्नमेंट कहलाएगा। तो दिस इज बाय दिस द आंसर विल बी ए सेकंड, बी फोर्थ, सी फर्स्ट एंड डी थर्ड। तो ये जो ब्लॉक है ये जहाँ भी आपको लिखा हुआ मिलेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज बेल्जियम को हम किससे मैच करेंगे? बेल्जियम की कैपिटल कौन थी? ब्रसल्स थी। फ्लैमिश जो रीजन है वहाँ कौन मोस्टली रहता था? फ्लैमिश रीजन इज नोन फॉर दी स्पीक्स द डच। श्रीलंका का कैपिटल सिटी कौन सा हो जाएगा? कोलंबो। एंड द वेलोनिया वॉज नोन फॉर द फ्रेंच स्पीकर्स, वहाँ पे फ्रेंच स्पीकर्स रहते थे। तो लाइक दिस the answer will be A second, B first, C fourth and D third. This is like this. Next is the Union of India. What does Union of India, how does Union of India gets represented? Union of India कैसे represent किया जाता है, किसके थ्रू represent किया जाता है? Of course the Prime Minister के थ्रू। State is represented by whom? By the governor. The municipal corporation is of course governed by the mayor and the gram panchayat by the sarpanch। तो आंसर क्या हो गया? A first, B third, C fourth and D second, like this। Then question number 25. A person who believes in equal rights and opportunities for women and men is called as feminist। सुना ही होगा आपने, बहुत इजी सा आंसर हो गया ये। A person who says that the religion is the principal basis of community, वो कम्युनिस्ट हो गया, उसको हम कम्युनिस्ट बोल देंगे। And a person who thinks that the caste is the principal basis of the community, वो casteist हो गया। And the person who does not discriminate against other on the basis of the religious belief, वो secularist हो गया। तो 25th का आंसर क्या हो गया बच्चों? ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का थर्ड, लाइक दिस। देन 26, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पीपल इनटू अ सोशल ग्रुप्स फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज, वर्क एंड डाइट, वो क्या कहलाएगा? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पीपल इनटू सोशल ग्रुप्स फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज, वर्क एंड डाइट, वो क्या कहलाएगा बेटा? दैट विल बी called as caste system। क्या कहलाएगा? caste system कहलाएगा। Agitation by the women organizations to create equality for the women in personal and family life, that will be called as of course feminist movement। A system in which all the work inside the home is either done by the women of the family or organized by them through the domestic helpers, वो sexual division of labor कहलाएगा। A situation when a particular community tries to promote its own interest at the cost of the other communities, वो communalism कहलाएगा। ठीक है, तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड एंड डी का फर्स्ट। आगे देखते हैं बेटा, आगे क्या है? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, इसको हम यूपीए बोलते हैं। क्या था वो आपको पता ही है। यूपीए किसके थ्रू बनाया गया था? यूपीए कांग्रेस के थ्रू बनाया गया था। तो इट इज अ कोलिजन ऑफ द सेंट्रिस्ट एंड द लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। आपको याद रखना, यूपीए जिसने 2004 से ऑलमोस्ट 2014 तक अंडर द गाइडेंस ऑफ मनमोहन सिंह एज अ प्राइम मिनिस्टर रूल किया था इंडिया में। ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जिसको हम एनडीए बोलते हैं, जिसकी करंट में भी सरकार चल रही है और करीब 5 बार ये लोग सरकार बना चुके हैं। एनडीए वेरी इंपॉर्टेंट, बीजेपी का अलायंस है ये। तो ऑफ कोर्स इट इज अ सेंटर राइट कोलिजन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय भारतीय जनता पार्टी। आईएनसी क्या है पता है आपको? इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। आईएनसी इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी है ये। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इट इज अ पार्टी दैट प्लेड अ डोमिनेंट रोल इन द इंडियन पॉलिटिक्स एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल फॉर सेवरल डिकेड्स आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस। एंड देन द बहुजन समाज पार्टी, पॉपुलरली नोन एज बीएसपी, विद द सिंबल एलिफेंट, हाथी इसका सिंबल है। मायावती इसकी करंट प्रेसिडेंट है। और काशीराम जो थे, काशीराम, उन्होंने इसको फॉर्म किया था। बैमसेफ इसका पहला रूप था। तो याद रखना है आपको, इट इज अ कोलिजन। ठीक है, क्या हो गया ये? इट इज फॉर्म्ड इन 1984 अंडर द लीडरशिप ऑफ कांशीराम। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। 27 काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड एंड डी का फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मैच द फॉलोइंग बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से इनको सुनिए। देन द नेक्स्ट इज एनालॉग क्लॉक। एनालॉग क्लॉक किसका सिंबल है? तो एनालॉग क्लॉक एनसीपी का सिंबल है, नेशनल
कांग्रेस पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है, कांग्रेस से स्प्लिट होकर ये बनी थी। महाराष्ट्र में ये पार्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एलिफेंट अभी अभी हमने बताया था बीएसपी का है एलिफेंट। द सिकल एंड द स्टार, द सिकल एंड द स्टार किसका सिंबल है बच्चों? सिकल एंड द स्टार सिंबल है, सिकल एंड द स्टार सिंबल है, दैट इज CPI का, ठीक है। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस CPI M का, और सिकल एंड द लीफ ऑफ द पैडी वो CPI का है। तो लाइक दिस यू हैव टू लर्न। तो ए का फर्स्ट, बी का फोर्थ एंड सी का सेकंड एंड डी का थर्ड आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 29 कि भाई 29 को मैच करना है। 29 में हमको क्या करना है? ई प्रोग्रामिंग जो है वो ई प्रोग्रामिंग किस में आता है? ई प्रोग्रामिंग, तो ई प्रोग्रामिंग आपका आता है कॉन्करेंट लिस्ट में। पुलिस जो है वो ऑफकोर्स किसका मैटर है? स्टेट लिस्ट का मैटर है, आपको पता है पुलिस इज द मैटर, है ना, स्टेट लिस्ट में आता है। एजुकेशन इज ऑफ व्हाट? एजुकेशन इज ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट दोनों मिलके करते हैं इसे। एंड द डिफेंस इज ऑफ, तो सॉरी, ई प्रोग्रामिंग विल कम इन द रेजिडरी लिस्ट। ई प्रोग्रामिंग रेजिडरी लिस्ट में आएगा, पुलिस स्टेट लिस्ट में आएगा, एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में आएगा, और डिफेंस आ जाएगा हमारा यूनियन लिस्ट में। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर मैच करना है आपका। फर्स्ट का फोर्थ, सेकंड का थर्ड का फर्स्ट एंड फोर्थ का सेकंड। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। नेक्स्ट अगेन यूनियन लिस्ट, कौन सा मैटर है जो यूनियन लिस्ट में जाएगा? तो बैंकिंग यूनियन लिस्ट में जाएगा। स्टेट लिस्ट में क्या जाएगा? पुलिस स्टेट लिस्ट में जाएगा। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या जाएगा? ट्रेड यूनियन कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट बनेंगे। ट्रेड यूनियन इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट एंड द इंटरनेट विल बी ऑफ रेजिडरी लिस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से मैच करना है आपको। फर्स्ट का बी, सेकेंड का सी, थर्ड का ए एंड फोर्थ का डी। Then comes the question number 31. A person who believes in equal rights and opportunities for women and men. अभी पढ़ा था हमने, क्या बोलेंगे हम इसको? feminist person बोलेंगे। A person who says that the religion is a principal basis of the community, उसको हम लोग communal बोलेंगे, communalist person बोलेंगे। A person who thinks that the caste is the principal basis of community, उसको casteist बोल देंगे। And a person who does not discriminate against others on the basis of the religious beliefs, उसको हम secular person बोलेंगे। तो क्या आंसर हो गया बेटा 31 का? ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का थर्ड। आगे बात करते हैं कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी क्या है? कांग्रेस पार्टी क्या है? कौन सी पार्टी है? कांग्रेस पार्टी को हम किससे जोड़ते हैं? यूपीए से जोड़ते हैं। यूपीए में मार्क्सिस्ट वर्ड गलत ऐड हो गया, यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है। कांग्रेस का यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है। बीजेपी जो है भारतीय जनता पार्टी, उसका एनडीए है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द इंडिया जो है वो कौन सा फ्रंट बनाती है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लेफ्ट फ्रंट बनाती है। एंड द तेलुगु देशम पार्टी है, कैसी पार्टी है? स्टेट पार्टी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा 32 का? सी, फर्स्ट का सी, सेकंड का ए एंड थर्ड का डी एंड फोर्थ का बी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है वो? इन मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज द टॉप पोस्ट आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय द मेंबर्स ऑफ वन फैमिली विच इज वेरी अनफेयर टू अदर मेंबर्स। क्या बोलते हैं हम इसको? डायनेस्टिक सक्सेशन बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं इसको? डायनेस्टिक सक्सेशन बोल देते हैं इसको, कि भाई पार्टी की जो कमांड है, पार्टी की जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है, वो सिर्फ पार्टी के जो फाउंडर थे उनकी फैमिली के लोगों के बीच में ही रहती है। पार्टी डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स एंड दे डू नॉट कंडक्ट रेगुलर इंटरनल इलेक्शंस। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा? इसको हम लोग बोल देते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। इसको हम लोग लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी बोल देते हैं। इलेक्शंस आर फोकस्ड मेनली ऑन विनिंग एट एनी कॉस्ट, सो द पार्टीज ट्राई टू यूज शॉर्टकट्स एज वेल। तो इसको हम लोग मनी एंड मसल पावर बोलते हैं। एंड द लास्ट, इन द प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो देयर इज नो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज, तो उसको हम लोग नो मीनिंगफुल चॉइस बोल देते हैं। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो 33 इंपॉर्टेंट है। पूरा आपका जो चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज है वो टॉपिक इससे कवर हो रहा है। तो फर्स्ट का फोर्थ, सेकंड, बी का थर्ड, सी का सेकंड एंड डी का फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। आ रही बेटा समझ में? तो इंपॉर्टेंट है। देखिए ये छोटा सा वीडियो से आपका पूरा पॉलिटिकल साइंस रिवाइज होगा। आप बस इसको एक बार देखिए, सुनिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने अब तक नहीं किया है कराया तो। पंच, अ प्रेसिडेंट
और सरपंच आर डैश इलेक्टेड बाय ऑल द अडल्ट पॉपुलेशन इन द वार्ड, तो दैट इज डायरेक्टली। 34 में क्या आ जाएगा, डायरेक्टली ये सब चुने जाते हैं, ठीक है। पंच, प्रेसिडेंट और सरपंच इलेक्टेड बाय ऑल द अडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन द वार्ड डायरेक्टली। बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम अ यूनिटरी टू अ ऑफ कोर्स फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में शिफ्ट किया उन्होंने अपने आप को, पावर्स को डिवाइड किया बहुत अच्छे से ये आपस में, ठीक है। इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स डैश ऑफ्टन इन्वॉल्व्स अ स्पेशल अपील टू इंटरेस्ट और इमोशंस ऑफ द वोटर्स ऑफ वन रिलीजन इन द प्रेफरेंस टू अदर्स। ऑफ कोर्स पॉलिटिकल जो मोबिलाइजेशन होता है उसमें हम ऐसा करते हैं कि भाई इन द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हम पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन करते हैं, हम ये इंश्योर करते हैं कि दूसरी रिलीजन के लोग भी, दूसरी पार्टी के लोग भी, दूसरे कास्ट के लोग भी हमको वोट देने लग जाएं। डैश ऑन द रिलीजियस लाइन्स इज फ्रीक्वेंट फॉर कम्युनलिज्म, डैश ऑन द रिलीजियस लाइन्स इज फ्रीक्वेंट फॉर द कम्युनलिज्म, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगेन पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। हम कि भाई रिलीजियस लाइन्स पे हम पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइन्स इज अनदर फ्रीक्वेंट फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म, है ना, कम्युनलिज्म का फॉर्म है ये पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। After the registration of the parties with the election commission, each party is given a unique symbol मिलता है। थोड़ी देर पहले हमने एक MCQ भी करा जिसमें हमने मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज के सिंबल्स को देखा। The constitution was amended to prevent the डिफेक्शन बताया था मैंने थोड़ी देर पहले आपको कि भाई जो मेंबर्स हैं वो इलेक्शन जीतने के बाद भी पार्टी को क्या कर रहे थे, चेंज कर रहे थे MPs एंड MLAs, तो उसको रोकने के लिए अमेंडमेंट किया गया और डिफेक्शन के अगेंस्ट में एंटी डिफेक्शन लॉ को इंप्लीमेंट किया गया। डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन डैश इक्वालिटी, कौन सी इक्वालिटी पे बात करती है डेमोक्रेसीज, पॉलिटिकल इक्वालिटी को देने की बात करती है। इकोनॉमिक इक्वालिटी डेमोक्रेसी हमें नहीं दे पाता, बट पॉलिटिकल इक्वालिटी को हमको देने की कोशिश करता है, सोशल इक्वालिटी देने की कोशिश करता है। पॉलिटिकल इक्वालिटी डायरेक्टली मिलती है क्योंकि सबको राइट टू वोट मिल जाता है। इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली द रूल बाय मेजॉरिटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसा नहीं होगा कि केवल मेजॉरिटी की हम सुनेंगे, हम माइनॉरिटीज की भी सुनते हैं, तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस में हमको लगाना है इन सारे इंसिडेंट्स को, तो ध्यान से हम पढ़ेंगे और उनके ईयर्स को याद करने की कोशिश करेंगे। द बिगिनिंग ऑफ द इरा ऑफ द कोलिशन गवर्नमेंट एट द सेंटर, है ना, ये जो इरा है वो ऑलमोस्ट 1990s के आसपास स्टार्ट हुआ था। द बाउंड्रीज ऑफ द सेवरल ओल्ड स्टेट्स ऑफ द इंडिया वर चेंज्ड इन ऑर्डर टू क्रिएट द न्यू स्टेट्स, तो ये ऑलमोस्ट बिल्कुल इंडिपेंडेंस के टाइम पे ही 1947 के आसपास होना शुरू हो गया था। अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992, पता होगा आपको जब हमने अमेंडमेंट किए थे 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पज वॉज स्टॉप्ड, तो ये जो हो गया था वो 1965 के आसपास हो गया था। तो इसका मतलब जो करेक्ट सीक्वेंस बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, वो बन जाएगा हमारा सबसे पहले सेकंड आ जाएगा, सेकंड सबसे पहले आ जाएगा, फिर फोर्थ आ जाएगा, फिर फर्स्ट आ जाएगा एंड फिर थर्ड आ जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। 1947, 1965, 1990 एंड 1992, ठीक है। तो आप इसको कहीं लिख सकते हैं, है ना, तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आप लिखिए इनको और याद करने की कोशिश करिए, ठीक है, जिससे कि आपको चीज़ों को अच्छे से याद हो, सुनेंगे तो याद भी होंगी, तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। लिखेंगे, है ना, मैं चाहता तो यहाँ पे सब लिख सकता था लेकिन मैं लिख नहीं रहा हूँ, ताकि आप लोग खुद ही इसको थोड़ा सा लिखें, सुने, पेन पेंसिल लेके बैठें और लिखें उसको, ठीक है। तो बिगिनिंग ऑफ द कोलिशन एरा याद रखेंगे हम, 1990s की बात है ये। बाउंड्रीज का बनना 1947 है, मेजर स्टेप टुवर्ड्स द डिसेंट्रलाइजेशन 1992 है, और यूज ऑफ इंग्लिश जो स्टॉप हुई वो 1965 में हुआ है, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग रिकॉग्नाइज पार्टीज इन द लॉजिकल सीक्वेंस विद रिस्पेक्ट टू द ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो बहुजन समाज पार्टी का ईयर क्या है बच्चों, बहुजन समाज पार्टी का ईयर है 1984। बहुजन समाज पार्टी कब बनी, 1984 में। कांग्रेस पार्टी का सभी को याद है ना, 1885 में ये पार्टी बनी थी, 1885, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको 1980s में, और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो है दैट इज इन 1999। तो बाय दिस जो करेक्ट सीक्वेंस हो गया वो क्या हो गया, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ। सबसे पहले कांग्रेस आ जाएगा 1885, फिर भारतीय जनता पार्टी 1980, फिर बहुजन समाज पार्टी 1984 एंड देन नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 1999, ठीक है।
फिर क्या कह रहा है वो, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स ऑन द पावर शेयरिंग एंड सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी, बिल्कुल ठीक बात है। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द सोशल ग्रुप्स, ये भी बिल्कुल ठीक बात है, यानी कि बोथ ए एंड बी आर ट्रू, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। पावर शेयरिंग डिजायरेबल है क्योंकि वो क्या करती है, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस कर देती है। फिर क्या कह रहा है वो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स इन बेल्जियम एंड श्रीलंका। ठीक है, तो जब हम स्टेटमेंट्स को पढ़ना शुरू करते हैं, क्या कह रहा है वो, इन बेल्जियम द डच स्पीकिंग मेजोरिटी ट्राई टू इम्पोज देयर डोमिनेशन ऑन द माइनॉरिटी ऑफ द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। नहीं, ऐसा कभी नहीं करा उन लोगों ने, वो स्टार्टिंग से ही ये चाहते थे कि भाई हम पावर शेयरिंग करें। इन श्रीलंका द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट सॉट टू इंश्योर द डोमिनेंस ऑफ सिनाला स्पीकिंग मेजोरिटी, बिल्कुल ठीक बात है। द तमिल्स इन द श्रीलंका डिमांडेड अ फेडरल गवर्नमेंट ऑफ द पावर शेयरिंग टू प्रोटेक्ट their cultural language and equality of the opportunity, बिल्कुल तभी उनके बीच में सिविल वॉर स्टार्ट हुआ। The transformation of the Belgium from the unitary form to the federal one prevented a possible division of the country on linguistic line, बिल्कुल ठीक बात है। अगर वो नहीं करते राइट टाइम पे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम्स चेंज नहीं करते, ये भी एक क्वेश्चन आता है कि भाई कितनी बार उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करा, तो 4 टाइम उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करा। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके यहाँ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता, शायद फ्रेंच कम्युनिटी पूरी तरीके से बेल्जियम को डिवाइड कर देती। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग, तो क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी सी डी आर करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, BCDR करेक्ट। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पॉलिटिकल पार्टी। तो हम पढ़ेंगे और देखेंगे, पार्टीज डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर, डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग, तो ऑफकोर्स ये लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी को शो कर रहा है। दे फेल टू कंडक्ट इंटरनल इलेक्शंस रेगुलरली, ये भी शो कर रहा है। टॉप पार्टी लीडर्स एज्यूम ग्रेट पावर्स एंड मेक ऑल द मेजर डिसीजंस इन द नेम ऑफ द पार्टी, ये भी बिल्कुल लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी को शो कर रहा है। द ओपिनियन ऑफ दोज हु डिसएग्री विद द लीडरशिप आर कंसीडर्ड एंड गिवन ड्यू इंपॉर्टेंस, नहीं, अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी है, जबकि ऐसा नहीं होगा। तो 4th स्टेटमेंट इसमें नहीं माना जाएगा, 1st, 2nd एंड 3rd स्टेटमेंट ठीक है, जो ये शो कर रहा है कि पार्टी के अंदर लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी है। फिर बात करते हैं हम लोग 47 क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी कंसीडर एज अ फैक्टर दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द स्ट्रेंथनिंग फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी इन द कंट्री। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल कंसीडर एज अ फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रेंथनिंग इट्स फेडरलिज्म एंड द डेमोक्रेसी इन द कंट्री। नॉट अ सिंगल नेशनल पार्टी इज एबल टू सिक्योर ऑन इट्स ओन मेजोरिटी इन द जनरल इलेक्शन, बिल्कुल ठीक बात है। अगर ऐसा हो रहा है तो ना ये शो कर रहा है कि भाई पार्टी के अंदर क्या हो रहा है, कंट्री के अंदर बहुत डिवीजन है, कोई भी पार्टी लोगों को क्या नहीं कर पा रही है, कंसोलिडेट नहीं कर पा रही है। तो एवरी पार्टी इन द कंट्री रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन, तो भाई ये तो कंपलसरी ही होता है, तो ये कोई ऐसा फैक्टर नहीं बना जो ये शो करे कि फेडरलिज्म स्ट्रेंथन हो रहा है कंट्री में। द इलेक्शन कमीशन क्लासिफाइज मेजर पार्टीज एज स्टेट पार्टीज, इससे भी बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द स्टेट पार्टीज गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बी द पार्ट ऑफ वन और द अदर नेशनल लेवल कोलिशन गवर्नमेंट, हाँ ये बिल्कुल शो करेगा कि आपकी कंट्री के अंदर एक बेटर क्या है, एक बेटर फेडरलिज्म है, क्योंकि स्टेट पार्टीज को मौका मिल रहा है किसके साथ काम करने का, सेंट्रल पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी कंसीडर एज आवर फैसिनेशन फॉर डेमोक्रेसी विच व्हेन अनफुलफिल्ड वी स्टार्ट ब्लेमिंग द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी कंसीडर एज अवर फैसिनेशन फॉर डेमोक्रेसी, है ना, क्या चीज़ है जो फैसिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी के जैसा दिखाई देगा, तो किस चीज़ को लेके हम डेमोक्रेसी में और ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। देयर इज अ डिले इन द डिसीजन मेकिंग इन द डेमोक्रेसी, तो नहीं, ऐसा नहीं, डिले से हम कभी भी फैसिनेटेड नहीं होंगे। डेमोक्रेसी शुड ऑलवेज प्रोवाइड अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, ऐसा हमेशा नहीं होगा कि डेमोक्रेसी से हमेशा आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। डेमोक्रेसी ऑफ्टन इग्नोर्स द डिमांड ऑफ मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन, कभी कभी ऐसा हो सकता है क्योंकि आपको माइनॉरिटीज को टेक केयर करना पड़ता है। डेमोक्रेसी कैन एड्रेस ऑल द सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम, यस ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे हम डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, स्टेटमेंट 4। फिर क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विल बी कंसीडर एज अ क्राइटेरिया फॉर जजिंग एनी डेमोक्रेटिक कंट्री।
है ना। अगर कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है तो क्या क्या चीज़ें हैं जिसको हम लोग लेंगे, करेक्ट मानेंगे और ये मानेंगे कि भाई ठीक है। एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द डेमोक्रेसी, ऑफ कोर्स कंप्लेंट्स फ्रॉम द डेमोक्रेसी, यस। अ पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ डिससेटिस्फेक्शन विद डेमोक्रेसी, नहीं। इक्वल रिकॉग्निशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स इन अ डेमोक्रेसी, ऑफ कोर्स, है ना। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या क्या चीज़ें हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी कंसीडर्ड द एज अ क्राइटेरिया फॉर जजिंग एनी डेमोक्रेटिक कंट्री। तो एक तो पहला कि भाई डेमोक्रेसी से क्या क्या एक्सपेक्टेशन है। दूसरा डेमोक्रेसी, कंप्लेंट्स फ्रॉम द डेमोक्रेसी कि भाई क्या क्या कंप्लेंट्स हैं, हम क्या क्या कमियां हम दूर कर पाए हैं डेमोक्रेसी से। अब पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ डिससेटिस्फेक्शन विद डेमोक्रेसी कभी भी एक क्राइटेरिया नहीं बनेगा जजमेंट का कि भाई अगर पब्लिक डिससेटिस्फाइड है तो वो एक क्राइटेरिया कैसे बनेगा डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है। तो बल्कि बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि एक पब्लिक एक्सप्रेशन जब होगा मतलब वो एक ये इंडिकेट करेगा कि पब्लिक को ये राइट मिला हुआ है कि भाई अगर वो खुश नहीं है तो वो क्या करें, अपना डिससेटिस्फेक्शन शो करें। इक्वल रिकॉग्निशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इन आवर डेमोक्रेसी, ये शायद पॉसिबल नहीं होगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हर इंडिविजुअल को आप इंडिविजुअली रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। तो बेटा समझना है यहाँ पे कि एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द डेमोक्रेसी क्या है, वो एक क्राइटेरिया हो जाएगा। कंप्लेंट्स जो आप कर रहे हैं डेमोक्रेसी में, वो एक क्राइटेरिया हो जाएगा कि आपको कंप्लेन करने दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, आप डिससेटिस्फेक्शन शो कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की, ठीक है। थोड़ा सा लंबा वीडियो है क्योंकि हम ऑलमोस्ट पूरा का पूरा सिविक्स का पार्ट कवर कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि एक पूरा पार्ट ज्योग्राफी का, एक पूरा पार्ट आपको इकोनॉमिक्स का और एक फाइनल पार्ट हिस्ट्री का मैं आपको 7 तारीख से पहले दे पाऊँ और आप इसको देख के थोड़ा सा रिविजन कर पाएँ अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्टिंग्विशेस द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। Which of the following statements accurately distinguishes the concept of power sharing among the different social groups? तो ठीक है, जब आप इन ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो आपको इसमें समझ में आएगा। पावर शेयरिंग among the different social groups can be observed in the arrangements like community government, नहीं, केवल कम्युनिटी गवर्नमेंट से पावर शेयरिंग हमें समझ में नहीं आती है। Power sharing among the different social groups is the method used to alienate the minority communities, बिल्कुल नहीं, minority communities को हमारा अलग करने का कोई विचार नहीं होता। Power sharing among the different social groups is exclusively limited to religious और linguistic group, बिल्कुल नहीं है। तो क्या बच गया, ऑप्शन डी बच गया। Power sharing among the different social groups is primarily focused on giving minority communities a fair share in power. This is something very important। तो ऑप्शन क्या हो गया, डी इसका ऑप्शन हो गया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। Which of the following statements accurately distinguishes the concept of horizontal distribution of power, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्वेश्चन नंबर 50 क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्टिंग्विशेस द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, सॉरी बेटा, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स की बात अगर कर रहा है तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन अरेंजमेंट्स लाइक द कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। ऑप्शन डी भी ठीक है, बट ऑप्शन डी सबके माइनॉरिटीज के बारे में है, जबकि ऑप्शन ए जो है वो बात कर रहा है किसके बारे में, केवल सोशल ग्रुप्स के बारे में। तो ध्यान रखना, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। फिर क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्टिंग्विशेस द कॉन्सेप्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, ठीक है। तो ऑफ कोर्स इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स रिफर्स टू द सेपरेशन ऑफ पावर्स अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, व्हाइल चेक्स एंड बैलेंसेस रिफर टू द सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड द कंट्रोल अमंग दीज ऑर्गन्स, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान से इसको रीड करिए, समझिए। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। 52 क्या कह रहा है बेटा, कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट्स रिगार्डिंग एनी चेंज to the sharing of power between the union government and the state government. Which of the following is incorrect? Incorrect क्या है इसमें, तो incorrect है इसमें ऑप्शन बी। It also includes the ratification by the third tier of the government. Third tier of government की कहीं भी जरूरत नहीं होती है, पंचायती राज सिस्टम की हमें जरूरत नहीं होती है। अगर कोई भी चीज़ सेंटर और स्टेट को करनी होती है, रेटिफाई स्टेट्स के थ्रू ही किया जाता है, थर्ड टायर के थ्रू नहीं रेटिफाई किया जाता। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट
in a federal powers of the federal and the provincial governments are clearly demarcated. Yes, list है हमारे पास, list में clearly demarcated होती हैं. In India the federation because the in India is a federation because the powers of the union and the state governments are specified in the constitution and they have exclusive jurisdiction on their respective subject. ये भी बिल्कुल ठीक बात है. श्रीलंका is a federal because the country is divided into provinces. नहीं, ऐसा नहीं है. India is no longer a federal because some powers of the state have been devolved to the local. नहीं, तो तब भी बल्कि फेडरल है, जबकि तब तो और ज़्यादा बेटर फेडरल हो गया थर्ड टायर के साथ. तो क्या आंसर क्या हो गया इसका? विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? ए एंड बी करेक्ट है. ठीक है, ए एंड बी ओनली आर द करेक्ट वन. ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है मेरी बात? थोड़ा सा वीडियो लंबा होता जा रहा है, लेकिन ठीक है, आप एक बार अगर ढंग से देख लेंगे तो हम बहुत अच्छे से इसको कर पाएंगे. क्वेश्चन नंबर 54 पे आ जाते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन. ठीक है, इनकरेक्ट वन को आपको आइडेंटिफाई करना है. तो जब आप पढ़ेंगे तो ऑप्शन सी आपको मिलेगा, दैट इज ऑल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज इन द कंट्री हैव अ क्लियर मेजोरिटी ऑफ अ सिंगल कास्ट. नहीं, ऐसा नहीं होगा. ठीक है, मैनी पॉलिटिकल पार्टीज पुट अप द कैंडिडेट्स फ्रॉम द सेम कास्ट. ये ऐसा होता है. रूलिंग पार्टीज एंड द सिटिंग एमपीज एंड एमएलए फ्रिक्वेंटली लूज द इलेक्शन. ये भी होता है. नो पार्टी विन्स द वोट्स ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ अ कंट्री. ऑफकोर्स ये तो बिल्कुल फैक्ट है. अगर ऐसा हो जाए कि अगर एक पार्टी को अपनी कास्ट अपनी कम्युनिटी के सारे वोट मिल जाए तो फिर बात ही क्या है. तो ऐसा नहीं होता. तो सी इसका हो गया कि सी इसमें इनकरेक्ट है. ऑल द पार्टीज है ना, ऑल द पार्टीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द कंट्री हैव अ क्लियर मेजोरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट. ये इनकरेक्ट है कि ऐसा नहीं हो सकता. नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द मीनिंग ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स. कम्युनल पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट. कम्युनल पॉलिटिक्स किस चीज पे बिलीव करता है बेटा? वन रिलीजन इज सुपीरियर टू दैट ऑफ अदर्स. बिल्कुल ठीक बात है. पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स कैन लिव टुगेदर हैप्पीली. नहीं. फॉलोअर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन कॉन्स्टिट्यूट वन कम्युनिटी. यस. स्टेट पावर कैन नॉट बी यूज टू एस्टैब्लिश एंड डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप ओवर अदर्स. नो, है ना. स्टेट समटाइम यू, अगर आप कम्युनल स्टेट है तो आप अपनी पावर को यूज करेंगे. तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो गया बेटा? करेक्ट कौन सा हो गया? ए एंड सी इसमें करेक्ट हो गया कि भाई कम्युनल हो अगर आप तो क्या होगा? आपके यहाँ वन रिलीजन का सुपीरियोरिटी होगा और फॉलोअर्स जो होंगे वन पर्टिकुलर रिलीजन के वही उसको कॉन्स्टिट्यूट करेंगे. देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन पार्टीज. पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट इंजॉय मच ट्रस्ट अमंग द पीपल. बिल्कुल है ना, ऐसा तो ठीक है. ऐसा है कि यस, तभी लोग क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को बार बार चेंज करते हैं. पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ्टन रॉक्ड बाय द स्कैंडल्स इन्वॉल्विंग टॉप पार्टी लीडर्स. यस, ये भी हमें कभी कभी देखने को मिलता है. पार्टीज आर नॉट नेसेसरी टू रन गवर्नमेंट्स. नो, बिना पार्टीज के गवर्नमेंट रन नहीं की जा सकती. डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज आपको चाहिए ही चाहिए ताकि आप गवर्नमेंट बना सकें. तो बेटा कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हो गए? ए एंड बी इसमें करेक्ट हो गया. ठीक है. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. तो पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन. बिल्कुल ठीक बात है. पॉलिटिकल पार्टीज आर द मोस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशंस ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड. नहीं, ऐसा नहीं है. पॉलिटिकल पार्टीज को लोग ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं. उनको लगता है कि भाई पॉलिटिशियंस आर ओनली देयर फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट. पॉलिटिकल पार्टीज प्ले द रोल ऑफ द अपोजिशन. येस. पॉलिटिकल पार्टीज पुट फॉरवर्ड द डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम. येस. तो ऑप्शन कौन सा इनकरेक्ट हो गया? बी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स. कौन सा इसमें से फॉल्स है बच्चों? पढ़िए इसको जल्दी से. क्या कह रहा है? 58 द रूटीन टेल्स ऑफ द करप्शन आर इनफ टू कन्विंस अस दैट डेमोक्रेसी इज फ्री ऑफ दिस इविल. फॉल्स बताना है. तो the routine tales of the corruption are enough to convince us that democracy is free of this evil. 58 ओनली वन इज फॉल्स. हाँ, तो ये फॉल्स है बेटा. ये है ना, ये पढ़ने से पता चल रहा है ये फॉल्स है. Democracies often frustrate the needs of the people and often ignore the demands of majority of its population. True, non-democracies are often less corrupt or more sensitive to the people. ऐसा तो नहीं है, more sensitive नहीं होती हैं. ठीक है. तो फॉल्स कौन सा है इसमें से? द रूटीन टेल्स ऑफ द करप्शन आर इनफ टू कन्विंस दैट डेमोक्रेसी इज फ्री ऑफ दिस इविल. फॉल्स, ये फॉल्स है. ठीक है. डेमोक्रेसीज ऑफ्टन फ्रस्ट्रेट द नीड्स ऑफ द पीपल एंड ऑफ्टन इग्नोर द डिमांड्स ऑफ मेजोरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन. सी, ये भी फॉल्स है. आप तीनों को फॉल्स लीजिएगा. ठीक है. इसमें हम लोग क्या करेंगे? तीनों स्टेटमेंट्स को फॉल्स लेंगे. ठीक है.
ठीक है बच्चों, तो याद रखना है इसका आंसर आपको डी लेना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही इसमें गलत हैं, तो बिल्कुल भी इसमें हेजिटेट नहीं होना, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही गलत हैं इसमें स्टेटमेंट्स। आगे क्या कह क्वेश्चन नंबर 59, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज सर्टेनली बेटर देन इट्स अल्टरनेटिव्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू विद द रेफरेंस टू दिस। क्या कह रहे हैं ऑप्शन, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट, बिल्कुल ठीक है। इट मे बी स्लो, लेस एफिशिएंट, नॉट ऑलवेज वेरी रिस्पॉन्सिव और क्लियर, येस ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो तीनों ही इसमें ट्रू हो जाएंगे। आगे बात करते हैं, ये आपको एक मैप दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखना है। मैप को कैनेडा है, इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मैक्सिको है, ब्राज़ील है, ठीक है। इन द अबव मैप विच सिस्टम इज प्रिवेलिंग इन कैनेडा, यूएसए एंड ब्राज़ील। तो कैनेडा, यूएसए एंड ब्राज़ील में क्या सिस्टम है बेटा, फेडरलिज्म का सिस्टम है। क्या कौन सा सिस्टम है, फेडरलिज्म का, याद रखना है आपको। फिर एक और आपको मैप दिया हुआ है जिसमें रशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, पाकिस्तान, इंडिया भी इसमें दिख रहा है। इन द अबव मैप विच सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इज फॉलोड बाय ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड रशिया। तो ऑफकोर्स ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, रशिया भी क्या फॉलो कर रहे हैं, फेडरल सिस्टम फॉलो करते हैं। हम क्या है, फेडरल सिस्टम फॉलो करते हैं। ठीक है, डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स आर पुट आर usefully put forth in the favor and against of power sharing. Identify those which are in the favor of the power sharing and select the answer using the codes given below. ठीक है, तो reduces the conflict among different communities, yes. Decreases the possibility of arbitrariness, yes. डिलेज द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, नो, मतलब इसको हम लोग इन फेवर नहीं लेंगे। अकोमोडेट डाइवर्सिटीज, यस। इंक्रीजेज द इनस्टेबिलिटी एंड डिसीजनेस, तो ये भी फेवर में नहीं जाएगा। प्रमोट्स पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट, यस। अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ द कंट्री, नो। तो आंसर क्या हो गया बच्चों, ए बी डी एफ, ए बी डी एंड एफ आपका आंसर हो गया। यानी कि ऑप्शन क्या हो गया, ए डी ए बी डी एफ किसमें दिया हुआ, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या कह रहा है वो, आइडेंटिफाई द रीजन दैट कैन बी गिवन इन द फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। It imposes the domination of the governments. It helps to reduce the possibility of the conflict between social groups. It de-establishes the political structure. It encourages the civil war. Of course, option B आपका आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। It helps to reduce the possibility of conflicts. आगे बात करते हैं बच्चों, identify the state which are created on not on the basis of language but to recognize differences based on culture, ethnic और geography, that is नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड इसका आंसर हो जाएगा। In the federal system, usually a federation has too many levels of government. जनरली दो ही होते हैं बस, सेंट्रल एंड स्टेट का। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि दोनों का जुरिडिक्शन अलग होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं कर सकती स्टेट गवर्नमेंट को कुछ भी करने के लिए। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। ठीक है, identify the country in which the participation of the women in the public life is not very high कौन से में नहीं है, ऑफ कोर्स जो कंट्रीज दी हैं उनमें से इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। बाकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, जहाँ बहुत हाई पार्टिसिपेशन है। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट टर्म मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर द इंडियन स्टेट। There is a freedom to profess, practice and propagate any religion। तो हम क्या बोलते हैं उसको, सेकुलर बोलते हैं कि भाई हमारी कंट्री क्या है, सेकुलर कंट्री है। Identify the personality. He was the prime minister of the Italy. He is also one of the top businessman in the Italy. कौन थे ये, Berlusconi। इनका एक कार्टून भी दिया हुआ है बुक के अंदर। Berlusconi was the prime minister of the Italy. He held this position for 4 times, है ना। He was also one of the top businessmen in the Italy. He was the leader of the political party called Forza Italia, founded in 1993। ठीक है, आगे क्या कह रहा है वो, दिस पार्टी वॉज एस्टैब्लिश इन 1980s, draws inspiration from India's ancient culture and values. Cultural nationalism is an important element in this conception of the Indian nationhood and policies. The party wants full territorial and political integration of Jammu and Kashmir with the India. Identify the party, तो पार्टी कौन सी हो गई, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म वाली, दैट इज भारतीय जनता पार्टी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम आपको इसमें याद रखना है बच्चों। फिर क्या कह रहा है वो,
Under this, the citizens have equal rights to contest elections and cast votes and ensure equal opportunity to be elected. They also subscribe to one vote, one value and equal political rights. What type of equality mentioned here? That is political equality. किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? Political equality की. फिर क्या कह रहा है वो? Democracies ensure that the decision making will be based on the norms and procedures. So a citizen who wants to know if a decision was taken through the correct procedure can find this out. She has the right and the means to examine the process of decision making. Which aspect of democracy is described here? That is transparency. Very important. That is transparency, beta. In the context of assessing democracy, which among the following is odd one out? Democracies need to ensure, क्या ensure करता है? Dignity of individual ensure करता है, majority equal treatment before the law करता है, free and fair election करता है, majority rule ensure नहीं करता है बच्चों. Since the most of the political parties do not practice open and transparent procedure for their functioning, there are very few ways for an ordinary worker to rise to the top of a party. Those who happen to be the leaders are in the position of unfair advantage to favor people choose to them or even their family members. Which challenge to a political party mentioned is here? That is very easy. Dynastic succession. Dynastic succession है ना कि भाई ऑर्डिनरी लोगों को पार्टी में ऊपर आने का मौका नहीं मिलता. ठीक है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग. देयर आर सम थिंग्स दैट डेमोक्रेसी मस्ट प्रोवाइड. इन डेमोक्रेसी वी आर मोस्ट कंसर्न विद इंश्योरिंग दैट पीपल विल हैव द राइट टू चूज देयर रूलर्स. पीपल विल हैव कंट्रोल ओवर the rulers. With reference to the above statement, mention the most basic outcomes of democracy. That is all of the above: accountable, responsible, legitimate, all of the above. Beta. Last is the inability of the democracy to achieve higher economic development worrisomely, but this alone cannot be a reason to reject democracy. Economic development depends on several factors. With respect to this, mention the factor that determines the economic growth of the country. That is global situation, all of the above. morality rate. तो नेट एंड इंटरेस्ट रेशियो और मोरालिटी का इकोनॉमी से कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है, तो ग्लोबल सिचुएशन इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है बेटा, देखो वीडियो बहुत बड़ी थी तो आप ध्यान से सुनिएगा. ऑल द 75 क्वेश्चंस अगर आप पूरे सुन लेते हो तो मैं डेफिनेटली सी बात कह रहा हूँ आपसे कि बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी जो आप रिकॉल कर पाओगे. तो जब आप बहुत सारी वीडियोस देख रहे हो तो एक वीडियो आनंद सर की भी देखने में कहीं कोई बुराई नहीं है. प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने कुछ अच्छे कमेंट आप लीव कर सकते हैं. कोई भी आपको हेल्प चाहिए, कुछ भी आपको सोशल साइंस में मुझसे डिस्कस करना है तो मेरा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है. यू कैन मैसेज मी डायरेक्टली एंड वी कैन हैव अ डिस्कशन ओवर दैट. ठीक है, टिल देन गुड बाय. बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री का भी एक ओवरऑल बना के डालूंगा 7 से पहले. टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय बेटा, ऑल द बेस्ट.